हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाईगिरी की आज के सेशन में हम ग्रेविटेशन को शुरू करेंगे। तो जो टर्म है ग्रेविटेशन, स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ग्रेव, बट ऐसा है नहीं। ये चैप्टर बड़ा ही आसान और बड़ा इंटरेस्टिंग मजेदार सा चैप्टर है, तो बड़ा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इसको मजे लेके। और फिजिक्स की एक अच्छी बात यह है, स्पेशली ग्रेविटेशन की, कि आपके डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो आप चीज़ों को अपने इर्द गिर्द हो रही चीज़ों से, हो रही इवेंट से जोड़ कर देख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये पेन है और मेरे हाथ से अगर छूट जाता है तो ये नीचे गिरेगा। ग्रेविटेशन आपको पता है कि उसकी वजह से हो रहा है, बट क्यों होता है, कैसे होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको जाननी है, आज जानेंगे। तो आप तो जानते हो कि ग्रेविटेशन जो है वो न्यूटन जी की देन है, जैसा आप लोगों को लगता है, और उन्हें आप गाली भी देते हैं, कोसते रहते हैं, बड़ा अजीब अजीब से मीम्स भी बनते रहते हैं न्यूटन पे। बट आपको कुछ और लोगों को भी जिम्मेदार ठहराना चाहिए इसके लिए। जैसे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन आया था, फिर गैलीलियो आए। गैलीलियो ने कहा कि ऑल बॉडीज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस एक्सेलरेट टुवर्ड्स द अर्थ, एक्सेलरेट टुवर्ड्स अदर ऑब्जेक्ट्स। ये बात उन्होंने कही थी, और इन दो तीन थ्योरीज को बेस बनाकर न्यूटन ने अपनी थ्योरी रखी। और आप जान ही रहे हो कि सेब होता है और वो न्यूटन जी बैठे होते हैं, उनके सिर पे गिर जाता है, और फिर उन्हें अचानक से आइडिया स्ट्रक करता है कि नहीं ऐसा अगर गिरा है तो जरूर कोई रीजन होगा, और आप उसके रीजन को जानते हैं। ऐसा भी हुआ होगा, बट इसके पहले भी बहुत सारी थ्योरीज थी ग्रेविटेशन से रिलेटेड। तो देखिए, जैसा कि आप सेब के बारे में जानते हैं कि हियर इट इज द अर्थ की ओर सेब, अगर यहां पे पेड़ है, अर्थ पे ही है, बट सेब को थोड़ा सा अलग दिखा रहे हैं हम। ये सेब है, और अगर ये नीचे गिरेगा, मान लीजिए सेब 200 ग्राम का है, भारी भी हो सकता है। यहां 200 ग्राम का सेब लिया, जो एक नॉर्मल सेब होता है खाने लायक। और आपको पता है आपके अर्थ का मास कितना है? 6 × 10⁻24 kg। सेब तो यहां से गिर गया अर्थ की ओर, इट विल गेट अट्रैक्टेड, जैसा आप जानते हैं। तो क्या अर्थ भी सेब की ओर एक्सेलरेट करेगा, अट्रैक्ट होगा? यहां से बनता है एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कहता है ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट in this universe attracts each and every other object। और ग्रेविटेशन की खास बात यह है कि इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये कभी रिपेल नहीं करता। जैसे आप देखते हैं मैग्नेट के लाइक पोल्स दे रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। ग्रेविटेशन में ऐसा नहीं होता। ग्रेविटेशन अर्थ में भी, ग्रेविटेशन एप्पल में भी, कभी भी किसी भी केस में ये दोनों एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे। तो लॉ ये बनता है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो m मास का है, लेट इट बी मास ऑफ एप्पल, मास ऑफ अर्थ, तो हर एक ऑब्जेक्ट जो m मास का है वो हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट की ओर अट्रैक्ट होगा, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दिस फोर्स F is directly proportional to product of their masses। ऐसा न्यूटन ने कहा था, ये बात है न्यूटन की। उन्होंने कहा कि हर दो ऑब्जेक्ट को आप जिनको भी लेंगे, उन पर जो लग रहा फोर्स होगा उनके बीच में, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अगर इसका मास, एप्पल का मास ma है और अर्थ का मास me अगर आपने लिया है, तो दिस फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू ma इंटू me। अब प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रोपोर्शनलिटी का मतलब डिपेंडेंस होता है। आप ये जाने डिपेंडेंस वो कैसे वैरी करेगा। वो डायरेक्टली वैरी कर सकता है और इनवर्सली वैरी कर सकता है। दैट मीन कोई भी चीज, ये जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर आपने एक को बढ़ाया तो दूसरा भी बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आपने एक को बढ़ाया तो दूसरा घटेगा। इसका एग्जाम्पल ये है कि 10 रुपए में अगर 10 सेव मिलते हैं तो 20 रुपए में 20 सेव मिलेंगे। आपने इधर बढ़ाया, रकम बढ़ाई, सेव का क्वांटिटी भी बढ़ गया।
बट अगर 4 लेबर मिलके किसी घर को 2 दिन में बनाते हैं, 4 लेबर मिलके 2 दिन में, तो 8 लेबर मिलके 1 दिन में बना देंगे। आपने देखा एक को बढ़ाया तो दूसरा घटा। तो वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड अनदर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पे हम दोनों रिलेशन देखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का भी, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का भी। तो देखिए, फोर्स, दिस फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स F is directly proportional to the product of their masses, and the same force is inversely proportional to the square of distance between them. इन दोनों के बीच में जो भी दूरी होगी, हमने इसे R माना है, R डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर इन दोनों के बीच में 2 मीटर की दूरी है तो ये फोर्स 1/2 स्क्वायर आप करेंगे, देखिए 4 गुना हो जाएगा 1/4। अगर ये डिस्टेंस को आप 2 की जगह 4 कर दें तो देखिए तो कितना अंतर आएगा। और इससे क्वेश्चन आता है कि अगर ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस r है उसे 2r कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा। आप बताएंगे क्या फर्क पड़ेगा। अगर r है उसे 2r कर दें, मतलब ट्वाइस कर दें, तो क्या फर्क पड़ रहा। देखिए ये 1/4 था, ये 1/16 था, 4 गुना, है ना। इसे डिवाइड करेंगे, आप देखेंगे रेशियो आएगा 4:1। दैट मीन द फोर्स डिक्रीज कर जाएगा कितना, 4 गुना। इसीलिए कहते हैं कि ग्रेविटेशन कम पड़ जाता है जब आप उसकी दूरी को बढ़ाते हैं। बट एक और बात है कि ये दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स पर ही काम भी करता है। जैसे माइक्रो लेवल पे, मतलब एक एटम आपने लिया, कंसीडर करना थोड़ा बड़ा सा, एक एटम लिया और उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाते। आपको माइक्रो लेवल पे नहीं पढ़ना है, ग्रेविटी काम नहीं करती, ग्रेविटेशन। तो दूर रखे ऑब्जेक्ट के लिए ही आपको पढ़ना है। और हेवी ऑब्जेक्ट्स के लिए जो भारी हों, तो ये कुछ फीचर्स हैं इनके, दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट होने चाहिए, बड़े बड़े और भारी होने चाहिए, और ये हमेशा एक दूसरे की ओर अट्रैक्टिव होता है। एंड इट इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब ये हुआ कि ये सेंटर टू सेंटर काम करता है, सेंटर टू सेंटर। अर्थ का जो सेंटर है और मून का जो सेंटर है, वहां फोर्स डायरेक्ट एक दूसरे को, आप देखेंगे डायरेक्शन उधर ही होगा। मतलब ये एप्पल यहां पे इधर की ओर एक्सेलरेट नहीं करेगा, यहां पे इधर की ओर एक्सेलरेट नहीं करेगा, ये हमेशा अर्थ के सेंटर की ओर एक्सेलरेट करेगा। इसीलिए ग्रेविटेशन इज अ सेंट्रल फोर्स। ठीक है, अब देखिए ग्रेविटी है, ग्रेविटी मेरा भी बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा फेवरेट सा चैप्टर है, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर घुमाकर आपको आपके लेक्चर को मैं बड़ा कर सकता हूं। तो काइंडली आप थोड़ा इंटरेस्ट जगाकर देखें इसे, आप भी मजे लें इसमें। तो सेंट्रल फोर्स आपको बताया कि ग्रेविटेशन इज अ सेंट्रल फोर्स, सेंटर टू सेंटर काम करता है। दूसरा आपने देखा इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, इट ऑलवेज अप्लाइज फॉर हेवी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और ये इंटरमोलिक्यूलर, अब मोलिक्यूल के अंदर ये काम नहीं करेगा, हमेशा ये मैक्रो लेवल पे या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए काम करता है। देखा, कुछ और चीजें हैं जो पढ़ने के क्रम में आपको बताई जाएंगी। तो हम लोग यहां पर थे। अब ये अगर आपका पहला इक्वेशन हुआ और ये अगर आपका दूसरा, ये नहीं, ये तो ऐसा ही आपको रफ करके बताया है, पहला दूसरा, इन दोनों इक्वेशन से क्या रिलेशन आप निकालेंगे, दोनों को अगर आप मिला दें तो हो जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू, ये ऊपर रह जाएगा MAME बाई R²। आपको पता है ये MAME क्यों लिया है, क्योंकि आपके एग्जाम्पल में ऐसा मैंने लिख दिया था कि ये सेव है और ये अर्थ है, इसलिए। बाकी बात आप M1 M2 लिख सकते हैं, MAMB लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब प्रोपोर्शनलिटी ऐसा करके कोई इक्वेशन आपने पढ़ा नहीं है कि जहां पर ऐसे करके साइन दिया हो, तो इसे इक्वेशन बनाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे। और एक कंडीशन होता है, जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन को, इस वाले साइन को हटाते हो, तो आपको कोई एक कांस्टेंट टर्म यूज करना पड़ता है उसके लिए। आप यहाँ पे वही काम करेंगे, हटाएं इस कांस्टेंट, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को कांस्टेंट से। यहाँ पे इक्वल्स टू आपको चाहिए, आप दे दो।
बट शर्त क्या है, कोई कांस्टेंट देना पड़ेगा, एंड यहां पर ये कैपिटल जी आता है, एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ये इक्वेशन है। दिस एक्सप्रेशन, यही एक्सप्रेशन है जो आपको बताता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, एंड द कांस्टेंट जी हियर इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 यूनिट। हम लोग अभी डिराइव करेंगे इसका यूनिट क्या होना चाहिए। देखिए f का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है, g का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे g इज इक्वल्स टू f इंटू आर स्क्वेयर बाय मास ऑफ एप्पल इंटू मास ऑफ अर्थ। फोर्स का यूनिट हम जानते हैं, न्यूटन लिख दीजिए। रेडियस ऑफ अर्थ डिस्टेंस है, ये है ना, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस का यूनिट हम जानते हैं मीटर होता है, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये नीचे में है तो आप लिखेंगे पर। मास का यूनिट होता है केजी, अगेन मास का यूनिट केजी, तो केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर। और इस तरह से आप किसी भी जो फंडामेंटल यूनिट ना हो, जो फंडामेंटल क्वांटिटी ना हो, उनका आप यूनिट निकाल सकते हैं। फंडामेंटल का मतलब हो गया जो बेस क्वांटिटी, जैसे मास, मास को किसी और क्वांटिटी के साथ आप इंटरलेट नहीं कर सकते हैं, बट फोर्स को कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास उसमें है और उसमें एक्सेलरेशन है, दोनों के यूनिट से आप फोर्स का यूनिट निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन का भी यूनिट निकाल सकते हैं। तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर को ऐसे भी लिखते हैं। दिस इज द यूनिट फॉर जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आप वहां पे लगा देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये तो था ग्रेविटेशन, आपने देखा एक फॉर्मूले के तहत। अब हर एक ऑब्जेक्ट हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो आप जब क्लास में बैठे हुए हों तो आपको कोई ऑपोजिट जेंडर वाला अपनी ओर खींच रहा होगा, वेदर इट इज अ बॉय और गर्ल, आई डोंट नो, बट होता क्या है, आप दोनों एक दूसरे के करीब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नहीं जाते। क्यों? रीजन ये है कि दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट एज मच टू गेट यू क्लोजर। ये इतना ज्यादा नहीं होता कि आप एक दूसरे में चिपक जाओ, उतना ज्यादा नहीं होता। रीजन क्या है, और इसे बहुत सारे एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मून है और उसको आप जान रहे हो कि अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा, सन है अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा, बट दोनों, सन जो है वो अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के बावजूद भी अपने अंदर वो खींचकर ऐसे घुसा नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो थोड़ा अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये है आपका सन और ये है आपकी पृथ्वी, योर अर्थ। ये ऑर्बिट पे इस तरह से घूम रहा है। ये पृथ्वी हमेशा ऐसे जाना चाह रही होती है, सीधा स्ट्रेट। ये ग्रेविटेशन है जो इसे थोड़ा सा इधर मोड़ देता है। फिर अर्थ, पृथ्वी यहां पहुंच गई, ये फिर से ऐसे जाना चाह रही होती है टैंजेंट के अलोंग। आप यहां से अगर एक टैंजेंट ऐसे इस तरह से रेडियस ड्रॉ करके इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये टैंजेंट कहलाता है। हमेशा टैंजेंट की ओर अर्थ जाना चाहती है इन अ स्ट्रेट लाइन। ये ग्रेविटेशन ही है जो आपके पृथ्वी को कॉन्टिन्यूअसली एक सर्कुलर पाथ पे घुमा रहा है हमेशा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नहीं तो ये सीधा, जैसे मान लीजिए ये सन है और इस तरह से पृथ्वी घूम रही थी ऐसे ऐसे ऐसे, अगर ये ग्रेविटेशन का फोर्स नहीं होता तो आप क्या देखते, ऐसे घूमते घूमते पृथ्वी ऐसे सीधा चली जाती। मून आपके अर्थ के किनारे ऐसे घूमते 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 सीधा ऐसे चला जाता, टेंजेंशियल मोशन। तो ये सब कुछ फोर्सेस हैं जो जरूरी हैं। अर्थ को आप चाहते हैं कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमता रहे, तो उसके लिए ग्रेविटेशन जरूरी है। आप पृथ्वी पर चिपके रहें, इसके लिए ग्रेविटेशन जरूरी है। मून अर्थ के किनारे किनारे इस तरह से घूमता रहे, इसके लिए ग्रेविटेशन जरूरी है। टाइड्स के आने के लिए ग्रेविटेशन जरूरी है। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप समझ रहे हैं, हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई है ना। आप
टॉयलेट जाते हो, बिना ग्रेविटेशन के कैसे वो बाहर आएगा, नीचे आएगा? तो ग्रेविटेशन जरूरी तो है। बट साथ ही एक और जो क्वेश्चन है कि क्या एप्पल भी अर्थ को अपनी ओर खींचेगा? इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल खींचेगा, क्योंकि भाई लॉ ऐसा कहता है। कितना खींचेगा ये कैलकुलेट करते हैं न्यूटन के दिए गए एक्सप्रेशन से। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था? हर एक ऑब्जेक्ट हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट पर उतना फोर्स लगाएगा जितना ये उसके ऊपर लगाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय एप्पल इज इक्वल्स टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, बट डायरेक्शन सिर्फ नेगेटिव होगा। डायरेक्शन नेगेटिव होगा। आप जान रहे हो कि अगर इधर की ओर फोर्स लगा रहा तो इसका फोर्स इधर की ओर है, और फोर्स तो आप जान रहे हो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्शन में नेगेटिव साइन नहीं देंगे तो बताएगा कि दोनों एक ही साइड लग रहा, ऐसा है नहीं, इसलिए आपने नेगेटिव साइन लगाया। अब फोर्स ड्यू टू एप्पल ऑन अर्थ, फोर्स ऑफ एप्पल F इज इक्वल टू ma होता है, तो आप लिख देंगे मास ऑफ एप्पल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन अर्थ। आप ये लिखेंगे मास ऑफ अर्थ इनटू एक्सेलरेशन इन अर्थ। ये आप चाहते हैं कि अर्थ में कितना एक्सेलरेशन आया है ये निकाल लें, तो आप अर्थ में जो एक्सेलरेशन आया है इसे निकालें। AE इज इक्वल्स टू ये ME इधर चला जाएगा, तो एक्सेलरेशन कॉज्ड इन अर्थ इज इक्वल्स टू MA बाय ME। यहां पे ये क्या है? मास ऑफ एप्पल, एक्सेलरेशन कॉज्ड इन एप्पल बाय मास ऑफ अर्थ। ये बहुत 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 ज्यादा गुना छोटा आ जाता है। यही रीजन है कि आपको अर्थ एप्पल की ओर एक्सेलरेट करता हुआ नहीं दिखता। करके देखते हैं, निकालते हैं। हम लोगों ने मास ऑफ एप्पल लगभग 200 ग्राम माना था, और एक्सेलरेशन इन अर्थ अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में, फ्री फॉल का मतलब होता है जब उस पर ग्रेविटेशन के अलावा और कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा हो। जैसे मैंने यहां पर इस पेन को पकड़ा है, अगर ये फोर्स हटा दूं, मैंने इसे पकड़ रखा है, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये जो पेन गिरेगा नीचे, यही फॉल फ्री फॉल कहलाता है। अ फॉल अंडर प्योर ग्रेविटेशन। इसके ऊपर मैंने कोई ऐसे इसे पुश नहीं किया है, या इसे कोई दूसरे ऑब्जेक्ट से मैं इस तरह से खींच नहीं रहा, तो ये हो गया फ्री फॉल। फ्री फॉल में कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करता है। यहां भी हम वही लेंगे, कहीं कहीं 9.8 को लगभग 10 लिख दिया जाता है। कैलकुलेशन में आसानी हो इसलिए हम लोग इसे 10 लिख देते हैं। बाय मास ऑफ अर्थ, आप जान रहे हो 6 × 10⁻24 kg होता है, लिख दीजिए 6 × 10⁻24 kg। अब 200 ये ग्राम में था, इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 एक और लगा देना पड़ेगा। अब आप लोग तो समझदार हैं, सारे जीरोस को काटिए और आंसर लाइए। 3 जीरो ऊपर से गया, 3 जीरो यहां से गया, तो आंसर आएगा लगभग 1/6 इंटू, ये 2 से 6 कटेगा तो 3 × 10⁻24 ये एक्सेलरेशन। आप जान रहे हैं एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 आप समझ रहे हो 10⁻24, ये 3 को इग्नोर करें, 1/10⁻24 मतलब किसी नंबर के नीचे 24 जीरोस लगे हुए हैं, तो उसका वैल्यू कितना ज्यादा छोटा आएगा। इसीलिए आपको अर्थ एप्पल की ओर एक्सेलरेट करता हुआ नहीं दिखता है। तो अब जरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को समझते हैं। देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा महत्व रखती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप नीचे गिराते हैं तो एक्सेलरेट करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर या किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की ओर एक्सेलरेट करेगा अगर आप उसे हाइट से नीचे गिराएंगे तो। ये अगर अर्थ की वजह से हुआ हो, अर्थ की वजह से ये पेन जो एक्सेलरेट करता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। ठीक है, एप्पल अर्थ की ओर अगर टूटकर गिरा तो गिरने के बाद इसमें जो एक्सेलरेशन आया होगा वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। ये वैरी भी करता है। कैसे वैरी करता है ये हम लोग एक्सप्रेशन से सीखते हैं। देखिए, आपने पढ़ा है कि F = ma होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मान लीजिए ये अ बॉय इज देयर हुज नेम इज अहमद, तो ये मास ऑफ अहमद है।
और ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कॉज्ड इन अहमद्स बॉडी। तो आपको ये भी पता है कि F इज इक्वल्स टू तो जी एम मास ऑफ फिर अहमद इनटू मास ऑफ अर्थ बाय डिस्टेंस बिटवीन अहमद एंड अर्थ का स्क्वायर होना चाहिए। अब अगर ये भी सही है और ये भी सही है तो फिर आप दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। और आपको पता है अगर अहमद फ्री फॉल में नीचे गिर रहा होगा किसी हाइट से, पेन की माफिक, इस तरह से यहाँ अहमद खड़ा था और वो नीचे इस तरह से गिर गया, तो ये जो एक्सेलरेशन कॉज्ड इन अहमद है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर सकते हैं जी से। सिमिलरली आप आगे अभी एक्सप्रेशंस को प्रूव करने से पहले कुछ और चीज आपको बता दूं कि जो भी आप 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े थे, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as एंड s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जितना भी जगह आपने ए देखा है फ्री फॉल में, ये सारा a आप g से रिप्लेस कर दोगे, g से। यहां पे आप लिखेंगे v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gs एंड s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। सारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर g से रिप्लेस कर देंगे। चलिए अब बैक टू द टॉपिक वापस चलते हैं। तो यहां आपने देखा f इज इक्वल टू ये भी होता है और f इज इक्वल टू ये भी होता है, और दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। कर दीजिए। तो इक्वेटिंग दिस मच बाय दिस मच यू विल गेट ma इंटू जी इज इक्वल्स टू जी एम ए। ये ma मास ऑफ अहमद है, ये मास ऑफ अर्थ बाई आर स्क्वायर। यहां से g का वैल्यू जरा निकालिए। उससे पहले आप ये देखें कि मास ऑफ अहमद दोनों साइड है, कट गया, तो g का वैल्यू आया g मास ऑफ अर्थ बाई, मतलब एक्सेलरेशन कॉज्ड इन अहमद ड्यू टू द मास ऑफ अर्थ या ड्यू टू अर्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अहमद। मतलब जो एक्सेलरेशन आएगा अहमद की बॉडी में, एक्सेलरेशन जो आया है अहमद की बॉडी में, दिस एक्सेलरेशन इज फ्री फ्रॉम मास ऑफ अहमद। अहमद के मास का कोई फर्क नहीं पड़ता इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो यहां से तो आप ये सोचोगे कि अच्छा इसका मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम गिराएं, कोई भी ऑब्जेक्ट, कैसा भी ऑब्जेक्ट, तो उसमें एक्सेलरेशन बराबर आएगा, दैट मीन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक फेदर को आप गिराओ, फेदर या कॉटन बॉल, एकदम हल्का सा छोटा सा कॉटन इस तरह से निकाला, उसे फ्लफी बनाया और छोड़ दिया हवा में, देखिए फेदर किस तरह से उड़ रहा, दिख रहा। वहीं साथ में आपने एक स्टोन को रखा और स्टोन को भी छोड़ा, तो फेदर एंड स्टोन बोथ, आप दोनों को आपने एक साथ छोड़ा, आप देखोगे दोनों, ये तो आप देखोगे कि सीधा नीचे आ रहा और ये ऐसे ऐसे करके नीचे जाएगा, बट द एक्सेलरेशन कॉज्ड इन बोथ द केसेस विल बी सेम, दैट मीन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बारे में गैलीलियो ने पहले बता रखा था। उन्होंने लीनिंग टावर ऑफ जो पीसा है, पीसा से ये एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने देखा कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज फ्री फ्रॉम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब आप एक हल्के ऑब्जेक्ट को गिराओ और एक भारी ऑब्जेक्ट को गिराओ, दोनों में एक्सेलरेशन बराबर आएगा। अगर ये आपको प्रूव करने बोले कि प्रूव दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज फ्री फ्रॉम द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आप ये सेम एक्सप्रेशन लिखेंगे, पहले ये, फिर दोनों को इक्वेट करके ये, तब ये, और ये एक्सप्रेशन आएगा जहां आप दिखाएंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज फ्री फ्रॉम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, देयरफॉर इट इज प्रूव्ड। पता है कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास ऑफ अर्थ के ऊपर। दूसरा, यह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेडियस के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब यह है अर्थ का ये सेंटर बताया था, ये सेंटर की ओर काम करता है। तो अगर कोई एप्पल या अहमद या कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पर है, वो यहां से ऊपर जाएगा तो भी आर डिक्रीज करेगा, तो भी
ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करेगा। दूसरा, अगर ये एप्पल आप अर्थ से नजदीक लाएं तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करेगा। मतलब इन बोथ द केसेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज। आप अर्थ से इस आर को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, दोनों केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटता है। इट इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। दूसरी कहानी कि अर्थ तो आप जान रहे हो कि थोड़ा सा इस तरह से फ्लैट है, उतना गोल है नहीं जितना गोल मैंने यहां पे बनाया है। ये कैसा गोल है? जैसा आप लोग गोल बनाते हो ऐसा। तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। आपको पता है कि ये बीच से थोड़ी सी चपटी है आपकी पृथ्वी। मतलब अगर ये रेडियस आप यहां से लें और ये रेडियस है कि यहां से मेजर करें तो दोनों में फर्क आ जाएगा। ये अगर R1 है और ये अगर R2 है तो आप देखेंगे R2 इज ग्रेटर देन R1। इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप अगर देखो रेडियस को कम करोगे तो ये g बढ़ेगा, कम करोगे तो बढ़ेगा। इसलिए पोल्स पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है और इक्वेटर्स पे थोड़ा कम, क्योंकि इक्वेटर पे डिस्टेंस सेंटर से बढ़ जाती है, दूरी बढ़ जाती है। एक रीजन ये, मतलब एक फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये, अगर आप रोटेशन ऑफ अर्थ आप जान रहे हो कि अपने सेंटर पे भी एक्सिस के अराउंड इस तरह से वो रोटेट कर रहा होता है और तब इस तरह से रेवोल्यूशन भी कर रहा होता है वो सन के किनारे किनारे। मतलब रोटेशन एंड रिवोल्यूशन दोनों हो रहा होता है। अगर उस स्पीड को आप बढ़ा दें, अर्थ अगर और तेजी से घूमने लगे तो आपकी पृथ्वी जो है वो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कम पड़ जाएगी। रोटेशन को अगर एंगुलर स्पीड को बढ़ा दें तो द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज। अब अभी जो भी एंगुलर स्पीड है आपकी पृथ्वी की, अर्थ की जो भी एंगुलर स्पीड है, वट एवर इट इज, अगर उसे अभी के 17 टाइम्स बढ़ा दें, अभी जितना भी है उससे अगर 17 गुना बढ़ा दें तो इक्वेटर पर रखा हुआ एक व्यक्ति वेटलेस फील करेगा। वेटलेसनेस, यही वेटलेसनेस है। आप बिल्कुल, आपको जो आप वेइंग मशीन पर अगर आप खड़े हो जाते हैं तो आपका वेट क्या बताएगा? 0। सेम केस कहां होता है? स्पेस में। हम जानते हैं कि स्पेस में भी कोई ऑब्जेक्ट वेटलेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ये ग्रेविटेशन नहीं होता अर्थ की वजह से। हर एक ऑब्जेक्ट दूर, जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो काफी दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, डिस्टेंसेस बड़ा होता है और पृथ्वी का असर वहां पे होता नहीं है, क्योंकि आप अर्थ का भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। फील्ड का मतलब वो एरिया जहां तक आप उसके ग्रेविटेशन को फील कर पाएंगे। जहां तक ये ग्रेविटेशन होता है, भाई इसकी भी तो कोई लिमिटेशन होगी ना कि इसके बाहर इसका फोर्स काम नहीं करेगा। अब मान लीजिए आप इससे भी बाहर यहां चले जाते हैं, यहां चले जाते हैं, तो फिर आप वेटलेसनेस फील करेंगे। या उसके बाहर अगर आपने किसी पत्थर को उछाल दिया, पत्थर फेंक जाते 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 इसके फील्ड के बाहर यहां पहुंच गया, तो वो पृथ्वी पे वापस नहीं गिरेगी, वो पत्थर नहीं गिरेगा। खैर, तो ये कुछ चीजें आपने देखी। वेटलेसनेस और कहां फील होगा? आप देखते होंगे जो बड़ा सा मैरी गो राउंड इस तरह से आपने चढ़ा है, आप जब उस पर चढ़ते हो तो बड़ा डर लगता है। क्यों? आप जब यहां से ऊपर जा रहे होते हो, मैरी गो राउंड पे ऊपर जा रहे होते हो, तो आपका वेट बढ़ता जाता है। अगर आप किसी वेइंग मशीन वहां रखकर अगर बैठे तो आप देखेंगे कि वेइंग मशीन पे आपका वेट ज्यादा दिखेगा। और जैसे ही आप यहां से ऊपर जाते हो यहां तक, और उसके बाद जैसे यहां से नीचे आए तो आपका वेट कम होता जाता है। इसीलिए आपको डर लगता है, आपको लगता है कि आप नीचे गिर रहे हो। आपके नीचे आप जो बैठे हो वो सीट है ही नहीं, है ना? तो वहां भी आपको, अगर वो बहुत तेज चलाए तो वहां आपको फ्री फॉल फील होगा। लिफ्ट में आपको डर लगता है। लिफ्ट के कुछ कंडीशंस, कुछ नई नई चीजों को जानते हैं। जैसे मान लीजिए लिफ्ट है, लिफ्ट में आप इस तरह से बैठे हुए हैं और ये लिफ्ट इस तरह से आपको ऊपर लेकर जा रही है, तो वहां पे एक्सेलरेशन इस लिफ्ट का क्या होगा? -g आप ले लेंगे, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जाते 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 अचानक अनफॉर्चुनेटली अगर वो लिफ्ट का जो कॉर्ड होता है वो टूट जाए, लिफ्ट जो जिस रस्सी में बंधी होती है वो टूट जाए, तो वो लिफ्ट फ्री फॉल में नीचे गिरेगी। फ्री फॉल में अगर नीचे गिरेगी
और आप किसी वेइंग मशीन पे फिर से खड़े हो जाएंगे तो वहां पे आपको फिर से वेटलेसनेस फील होगा, जीरो वेट हो जाएगा आपका, वहां पे जीरो वेट। जीरो वेट का मतलब ये होता है, आपका वेट आप कैसे कैलकुलेट करते हो, आप लिखते हो W = mg। किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ये g कांस्टेंट लिया जाता है, इसलिए हम लोग W = m लेते हैं। जो आपका वेट है वही आपका मास है। मास और वेट आप जान ही रहो क्या डिफरेंस है। मास रिमेन्स कांस्टेंट, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से जगह पर हैं, बिकॉज इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ सब्सटेंस। बट ये जो W है, ये तो दिस इज द फोर्स ड्यू टू अर्थ। अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स से नीचे खींचती है, वही फोर्स वेट कहलाता है, इसीलिए इसे फोर्स भी लिखते हैं। और आप देखेंगे W और F दोनों का एक्सप्रेशन सेम होता है। F = आप लिखते हैं ma, और W के केस में यही लिख देते हैं mg। मास मास, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन, ये भी है। तो ये वैरी करता है, वेट वैरी क्यों करेगा, क्योंकि g को आप वैरी करा सकते हैं, इसलिए मास वैरी नहीं करता। एक और इंटरेस्टिंग बात कि अगर कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से ऊपर उछलता है, v वेलोसिटी से ऊपर उछलता है, तो वो कितना ऊपर जाएगा, हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू v² / 2g। v² / 2g, this is the height attained by that object if its velocity is v। अगर आपने v वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उछाला है तो वो कितना ऊपर जाएगा, v² / 2g कर दें। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर आप ऊपर उछालते हो इस पेन को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो v² करोगे तो 10 मीटर पर सेकेंड, मैंने गलती से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिया, तो 10 यहां पे डालेंगे तो 10 × 10 / 2g, g को यहां पे 10 ले लेते हैं, कैलकुलेशन में आसानी होगी, कट गया 5 मीटर ऊंचाई वो तय करेगा। ये ऊंचाई जो है वो पूरा डिपेंड करता है g के ऊपर, f के ऊपर, है ना। देखिए ये g जो है वो कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है। आप जान रहे हैं कि ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, कौन से मास पर आप उसे रखे हो। जैसे अर्थ पे अगर आप 60 kg के हो और आप मून पे जाकर अपना वेट मेजर करते हो तो इट इज इक्विवेलेंट टू 1/6, आपका जो भी वेट है उसका 1/6 हो जाएगा। तो 60 kg का 1/6 10 kg, आप वहां पे 10 kg के अपने आप को महसूस करेंगे। लिफ्ट, अगर वो उसका कॉर्ड टूटता है तो आप अगर लिफ्ट g एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तो वेइंग मशीन पे आपका वेट 0 दिखाएगा। अगर लिफ्ट उससे कम एक्सेलरेशन से गिर रहा होगा, g से अगर कम है उसका एक्सेलरेशन, तो वेइंग मशीन पे आपका कुछ ना कुछ वेट आएगा, कुछ ना कुछ वेट दिखाएगा, 1 kg 2 kg 5 kg 7 kg, आपका एक्चुअल वेट से कम दिखाएगा। बट अगर वो लिफ्ट गिरता है और उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा हो जाती है, तो उस केस में आप जो व्यक्ति लिफ्ट के नीचे जो इस तरह से खड़ा था, वो उसके ऊपर लिफ्ट के सीलिंग पे इस तरह से चिपक जाएगा, क्योंकि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है लिफ्ट, आप ऊपर इस तरह से चिपक जाएंगे। तो लिफ्ट का कंडीशन, तो कुछ चीजें, ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको जानने चाहिए, आप जानेंगे। अब अगर किसी ने आपसे ये कह दिया कि वैल्यू ऑफ g 9.8 लाते कैसे हैं, तो आप ले आएंगे, क्योंकि अब आप तेज हो गए हैं, बहुत ज्यादा तेज। यहां पे सिर्फ सारा वैल्यू डाल दीजिएगा, 6.67 × 10⁻11 इंटू यूनिट्स नहीं छोड़ेंगे, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 बाय रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है 6400 किलोमीटर। दैट मीन 6.4 × 10⁻3 भी कहीं कहीं आप इसे लिखा हुआ देखेंगे, तो हम भी वही लिख ले रहे हैं।
इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आप देखेंगे लगभग 9.8 के बराबर आएगा। यहां से इस तरह से आप ये जी आप जान रहे हो कि अर्थ के केस में अलग है, मून के केस में अलग होगा, और दूसरा ऑब्जेक्ट आप कोई लेंगे तो उसके ऊपर ये जी अलग होगा, क्योंकि ये पूरा पूरा डिपेंड करता है कौन से ऑब्जेक्ट की ओर वो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो रहा है। अगर किसी ने आपसे ये बोला कि मून के ऊपर जो आपका वेट होता है वो अर्थ के ऊपर जो आपका वेट है उसका 1/6 होता है, प्रूव कीजिए इसे, तो कैसे प्रूव करेंगे? सेम फॉर्मूला आप लगाएंगे, F = g/ma/me/r²। बस यहाँ पे मास ऑफ अर्थ जो आपने लिया है वो मास ऑफ यहाँ पे मून कर देंगे, और सारा वैल्यू g का वैल्यू कांस्टेंट है तो पूरे यूनिवर्स में हर जगह ये कांस्टेंट रहेगा। मून पे लें, अर्थ पे लें, सन पे लें, प्लूटो पे लें, जुपिटर पे लें, सैटर्न पे लें, स्पेस में लें, ये जी जब यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हमेशा वही रहेगा। आप लिख देंगे मास ऑफ एप्पल या मास ऑफ अहमद, जो भी आपने लिया था ये वहां पे भी वही रहेगा। आप लिख लें मास ऑफ एप्पल या अहमद इनटू मास ऑफ मून। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ, आप एनसीईआरटी जब बनाएंगे तो वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा कि 7.36 इंटू 10⁻22 kg, 7.36 इंटू 10⁻22 kg। तो आप यहाँ पे मास ऑफ मून के जगह कर देंगे 7.36 इंटू 10⁻22 kg बाय रेडियस। रेडियस इसका कितना है? 1740 किलोमीटर। किलोमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे आप, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसका स्क्वायर कीजिएगा, यहां पे भी स्क्वायर कीजिएगा, और ये किलोमीटर में लिया है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इस पे 3 जीरोज और बढ़ जाएंगे, तो 6.4 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आप वही काम किए, इसका स्क्वायर कर देंगे, जो वैल्यू आएगा आप देखेंगे कि ये जो F आया है वो पहले के मुकाबले यहाँ पे मास ऑफ जो भी ऑब्जेक्ट है आप रख दें, इसे सॉल्व करेंगे, यू विल गेट इट इज इक्विवेलेंट टू 1/6। अगर आप डिवाइड करेंगे, रेशियो निकालेंगे, यहाँ पे अर्थ के जगह सेम चीज है। अर्थ के केस में आप क्या करेंगे, बस यहाँ पे जो 7.36 आपने लिखा है 6 इंटू 10⁻24 किए थे, और दोनों का रेशियो निकाल दीजिएगा। आपको वही निकालना है कि फोर्स ऑन मून बाय फोर्स ऑन अर्थ का रेशियो 1:6 होता है। सॉल्व करें, आप वही सॉल्व करने के क्रम में है, तो Fm फोर्स ऑन मून के जगह आप लिखेंगे कि ये तो होता है मास ऑफ जो भी ऑब्जेक्ट है, अहमद वहां पे गया हुआ है तो आप लिखेंगे मास ऑफ अहमद इनटू मास ऑफ मून है तो मून लीजिएगा बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर बाय अगेन मास ऑफ सेम अहमद हैज वेंट टू अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। इन दोनों में आप देखेंगे ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, और बाकी रेशियो आपको निकालने आता है। मास ऑफ मून बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, सारे वैल्यूज हैं आपके पास, आप उसे सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर। तो आज का लास्ट टॉपिक है थ्रस्ट एंड प्रेशर। आपको पता है आपके पेपर में यह थ्रस्ट एंड प्रेशर तक ही आता है ग्रेविटेशन में। सेकेंड सेशन में आपका ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयंसी, ये सब आपको पढ़ना है। तो अगले नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड, अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे और चैप्टर को खत्म भी कर लेंगे। थ्रस्ट और प्रेशर है क्या? थ्रस्ट, परपेंडिकुलर फोर्स इज कॉल्ड एज थ्रस्ट। परपेंडिकुलर फोर्स, इस पर आप इस तरह से देखिए, ये मेरा जो पाम है वो इस पेन पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रहा, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज थ्रस्ट। आप पिन को जब बोर्ड में इस तरह से इमर्स करते हो तो वो परपेंडिकुलर फोर्स होता है और वो थ्रस्ट कहलाता है, और वही थ्रस्ट बाय एरिया प्रेशर कहलाता है। फोर्स बाय एरिया, फोर्स जितना आपने लगाया है और जो एरिया पर वो फोर्स लग रहा है वही कहलाता है प्रेशर। तो आप जान रहे हैं
प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स या थ्रस्ट बाय एरिया होता है। दैट मीन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर आप एरिया को कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, एरिया को कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पूछा जाता है कि बताइए आपने एक ब्लंट नाइफ लिया है जिसमें धार थोड़ी कम है और वहीं एक आपने शार्प नाइफ लिया है, तो कौन से नाइफ से सब्जी को काटना आसान होगा? आप जान रहे हैं धारदार जिसमें जो शार्प है उस नाइफ से काटना आसान होगा। क्यों? क्योंकि जिसमें धार ज्यादा है उसका सरफेस एरिया कम होगा, जो ब्लंट होगा वो थोड़ा सा मोटा होगा और जो शार्प होगा वो थोड़ा सा पतला होगा। तो पतले वाले का एरिया कम होता है, इसलिए प्रेशर वो ज्यादा लगाएगा। आप कम फोर्स लगाएंगे तो भी प्रेशर उस पर ज्यादा लगेगा और आसानी से सब्जियां कट जाएंगी। ये बात आप देखते होंगे कि जो हेवी व्हीकल्स हैं, ट्रक्स, बड़े बड़े जो पे लोडर्स वगैरह आप देखते हैं, तो उन पे आप देखते होंगे कि पीछे में एक जगह 2 व्हील्स लगे हुए होते हैं। क्यों? वो 2 व्हील्स इसलिए होते हैं क्योंकि एक व्हील का एरिया क्या होगा? इतना। दूसरा व्हील आप लगा दोगे तो इतना ही और जुड़ जाएगा, दैट मीन इतना। तो आपने क्या किया? एरिया को बढ़ा दिया। अब एरिया बढ़ा तो ऊपर आप वेट जो डालोगे उसका प्रेशर कम हो जाएगा। कम होगा तो वो, अगर मान लो मिट्टी थोड़ी अगर ढीली भी है तो उस मिट्टी में ऊपर आपने वजन ज्यादा रखा है, वो वजन की वजह से टायर उस जो गाड़ी का है वो नीचे धंसेगा नहीं। ये रीजन। सुई की नोक आगे में पतली आप क्यों बनाते हैं? ताकि वो प्रेशर ज्यादा लगाए, आसानी से इंजेक्ट हो जाए अंदर बॉडी में, या अगर आप धागा वगैरह जो भी धागा उसमें लगाकर जब सिलते हो तो भी आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सुई हुई, आप जितने भी जो हथियार वगैरह देखते हो, तलवार, भाला, ये सब कुछ आप देखते हो बड़ी नुकीला बनाया जाता है ताकि लगे बड़े कम फोर्स के साथ ही अंदर ऐसे चुभ जाए। तीर, एरो, ये सब कुछ शार्प इसीलिए बनाया जाता है ताकि कम फोर्स लगे तो भी प्रेशर ज्यादा मिले आपको। आपने क्या किया है? एरिया को कम किया है। तो आज के सेशन में हम यहीं तक जानेंगे। आज आपने पढ़ा ग्रेविटेशन क्या होता है, आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखा, आपने ये देखा कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ की ओर अट्रैक्ट होता है, बट आपने ये भी देखा कि मून अर्थ में इस तरह से इमर्स नहीं हो जाता, अर्थ सन में इस तरह से घुस नहीं जाता। क्यों? आप रीजन जान रहे हो कि हर एक पॉइंट पे अर्थ स्ट्रेट चलना चाहता है। ये सन है जो उसे अपनी ओर इस तरह से कॉन्टिन्यूसली मोड़ रहा हर एक पॉइंट पे। ये देखा आपने ये देखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है और उसका डिपेंडेंस अर्थ के रिस्पेक्ट में 2 पॉइंट्स पे आपने देखा कि सरफेस के ऊपर जाएंगे तो भी जी घटता है, सरफेस के अंदर नीचे जाएंगे तो भी जी घटता है। पोल्स पर और इक्वेटर पर आपने डिफरेंस देखा। लिफ्ट के केस को हमने समझा, लिफ्ट क्या होता है। आपने ये देखा कि मून पर आपका वेट कम होगा, कितना? 1/6। कैसे कम होगा ये भी आपने एक्सप्रेशन से निकालना सीखा। आपने ये भी देखा कि ये जो जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी इज फ्री फ्रॉम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने भारी या हल्का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एंड द फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट फ्रॉम शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप कैसा भी शेप रखो, कैसा भी साइज रखो, उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक एक्स्ट्रा पॉइंट रिवीजन कराते समय आप देख लें कि ये फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट, ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों अगर हवा में हैं तो जो फोर्स लग रहा होगा सेम फोर्स पानी के अंदर भी लगाएंगे। दोनों को आप पानी के अंदर इमर्स कर दो तो भी फोर्स दोनों के बीच में सेम होगा। दैट मीन दिस फोर्स ग्रेविटेशन इज फ्री फ्रॉम मीडियम ऑफ द 2 सब्सटेंसेस। तो आज के सेशन में इतना ही। आगे के सेशन में ग्रेविटेशन का और ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे। आप अप टू यहां तक जो कुछ आपने पढ़ा है उसे रिवाइज करेंगे और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे जो लगेंगे कि इंपॉर्टेंट है उन्हें हम देख लेंगे अगले सेशन में, न्यूमेरिकल्स वाले में। तब तक के लिए बने रहें पढ़ाई गिरी पे।
फिर मिलते हैं। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का शेट ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।